नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ के कार्यक्रम रंगनाद में आप सभी का स्वागत है। आज की अतिथि का स्वागत मैं इस कविता से करूंगा। जिंदगी क्या गुलाब का फूल है, जिंदगी क्या गुलाब का फूल नहीं, कांटों से उलझाओ। जिंदगी क्या हसीन ख्वाब नहीं, सच की तलाश में भटकाओ। जिंदगी का सिर्फ बचपन, जवानी और बुढ़ापा नहीं, बिजली का झटका जो निगेटिव पॉजिटिव से बहका। जिंदगी को ठीक समझो मेरे दोस्त, जिंदगी न खुशी न मलाल न रंज न गम, जिंदगी हर हाल में मुस्कुरा कर जीने का दम। ये एक आग है जो एक बार सुलगी तो फिर सुलगाई नहीं जा सकती, जो एक बार सुलगी तो फिर सुलगाई नहीं जा सकती, बुझी तो फिर लगाई नहीं जा सकती। ईश्वर का अंश है जिंदगी, परम शक्ति का देश है जिंदगी। शक्ति हर हाल में बुरी होती है, विवेक से संतुलित होती है। इसीलिए मेरे दोस्त, परम शक्ति की ज्योति से ज्योति जलाकर, जिंदगी को नए सिरे से संवार कर, उस रूप रंग को निखार कर, जगाओ उस ज्योति को जिसकी टेस्ट है जिंदगी। तो दोस्तों, आज के हमारे अतिथि हैं शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, जो एक अभिनेता हैं। तमाम फिल्मों, टेलीविजन पे इन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया है, अपना जलवा बिखेरा है। नाटकों में काफी अभिनय किया है, कवि हृदय रखते हैं, कई पुरस्कार मिल चुके हैं इन्हें। तो आइए स्वागत करते हैं शैलेंद्र श्रीवास्तव जी का। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। धन्यवाद धन्यवाद। ये कविता कैसी लगी आपको? बहुत ही अच्छी लगी। इसके रचयिता का नाम पता है आपको? नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने पढ़ा हुआ है इसको, लेकिन इसके रचयिता का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। मैं आपको याद दिलाता हूँ तस्वीर दिखा के। इनके रचयिता ये। अरे पिताजी है मेरे। क्या बात है। इनके रचयिता, इस कविता के रचयिता शैलेंद्र जी के पिताजी हैं, जो स्वयं एक कवि थे। साहित्य की उन्होंने काफी सेवा की, लेकिन अल्पायु में ही वो ये जीवन छोड़कर चले गए। तो देखिए कितनी अचंभित बात है कि पिता का अंश पुत्र में, पिता की रचना पुत्र में। तो शैलेंद्र जी, अपनी बातचीत का सिलसिला हम लोग शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये एक थोड़ा झटका था आपके लिए। हाँ, मेरे लिए झटका था एक्चुअली। तो देखिए, हम भी तैयारी करके आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं कि बिल्कुल बस रेडीमेड तरीके से। हम किसी का साक्षात्कार चाहते हैं, हम थोड़ा सा। मेरे लिए ये आश्चर्यजनक वो था कि आपने मेरे पिता की कविता से ही मेरा अभिनंदन किया। और मुझे याद आ रहा था, मैंने कहीं इसको पढ़ा हुआ है, लेकिन पिताजी की बहुत सारी कविताएं हैं। हाँ हाँ, जी जी, बिल्कुल। ये याद रह जाना तो नामुमकिन सी बात है। हाँ, ये मतलब इतनी ढेरों कविताओं में दो चार तो कंठस्थ हो जाती हैं, लेकिन सब पे इतना नहीं आता। जी, ये लग रहा था मैंने पढ़ा हुआ है। मुझे भी लगा कि शायद मेरे एक दो के मतलब दोस्त उसमें जाते ही, कुछ दूर तक जाते ही आप पकड़ लेंगे कि अरे ये तो जानी पहचानी कविता है। लेकिन खैर, आपने मुझे हस्तक्षेप कर दिया। हाँ, तो मैं कामयाब रहा, मतलब अपनी कोशिश में। बिल्कुल। तो शैलेंद्र जी, जैसा कि आपका जन्म बलिया में हुआ था, तो बचपन की कुछ यादें कि मतलब कब वहां से निकलकर शहर में आए, तो शहर में रहते हुए भी काफी अरसा गुजर चुका है, तो क्या भूल चुके हैं उस बचपन को या अभी भी याद बाकी है? विभांशु जी, सर्वप्रथम तो मैं आपका आभार प्रकट करूंगा कि भारतेंदु नाट्य अकादमी जैसे महत्वपूर्ण पटल पर आपने मुझे स्थान दिया, इस योग्य समझा। और मैं स्वयं को भाग्यशाली मानता हूं कि विभांशु वैभव जैसा गुणी व्यक्ति, जो अभिनेता है, लेखक है, निर्देशक है और हमें प्रेरित करता रहता है, वो आज मेरा साक्षात्कार कर रहा है। तो मैं धन्य मानता हूं स्वयं को। और बलिया से मैं जुड़ा हुआ, बलिया मेरा जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश में। और जैसा कि आपने कविता पढ़ा, तो पिताजी ने वो संघर्षों का बड़ा बयान किया है, जो
बचपन से ही संघर्षमय जीवन था। पिताजी हृदय रोग से पीड़ित थे और मैं जब भी कोई फिल्म देखता था, कोई नाटक देखता था, तो वो मंच मुझे आकर्षित करता था। वो सिनेमा का पटल का जो पर्दा था, वो मुझे चित्रपट का जो पर्दा था वो आकर्षित करता था। लेकिन अभी ये समझ में नहीं आता था कि यहाँ तक पहुंचा कैसे जाए, क्या रास्ता होगा, कुछ समझ में नहीं आता था। और बलिया बड़ी छोटी सी जगह थी उस जमाने में, बहुत कुछ सुविधाएं थी नहीं। तो स्कूल कॉलेजों में जो नाटक होते थे उन नाटकों में हम भाग लेते थे। और पिताजी हृदय रोग से पीड़ित थे, तो एकदम से मतलब समझ नहीं आता था क्या होगा। तो वो इंदिरा जी के थोड़े निकट थे। इंदिरा जी ने उनसे एक बार कहा था कि मैं तुम्हारा ट्रांसफर दिल्ली करा देती हूँ, तो वहाँ एम्स में तुम्हारा इलाज चलता रहेगा और तुम वहीं आसपास कहीं काम कर लेना। तो वो पोस्टल डिपार्टमेंट में थे पिताजी। हौज खास पोस्ट ऑफिस में उनका ट्रांसफर हुआ था और वो एम्स में चिकित्सा कराते थे। और जैसा कि आपको याद होगा कि 82 में एशियन गेम्स हुए थे दिल्ली में, और जिस प्रकार की महामारी से हम आज गुजर रहे हैं, इसमें क्या नाम है, कोविड से, उस वक्त एक महामारी आई थी। तो इतनी भयावह तो नहीं थी बट काफी थी। डेंगू डेंगू फीवर उस वक्त चला था, जिसमें बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी। और मेरा एक भाई था 16-17 साल का, उसकी उसमें डेथ हो गई। और मैं उसके 28 दिन के बाद उसके शॉक में पिताजी की मृत्यु हो गई। मतलब 28 दिनों के अंदर घर में 2 मृत्यु हो गई। और उसके पूर्व मैंने योजना बनाई थी कि मैं एनएसडी ज्वाइन करूंगा, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ट्रेनिंग लूंगा और क्या क्या करूंगा। वो सब धाराशायी हो गया। तो मुझे याद है उन दिनों मुझे राम गोपाल बजाज मिले थे एक मित्र के साथ। तो वो बोले कि बेटा कभी कभी ना जीवन बहुत कुछ सिखा देता है। तो आप यदि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रशिक्षण नहीं पा पाए तो इसका आप सोच मत कीजिएगा। ये जिंदगी जो आपको इस वक्त सिखा रही है ना, ये बहुत कुछ सिखा रही है। बस जो आप जिससे गुजर रहे हो उसका ध्यान रखो। और देवांशु जी, मैं भाग्यशाली मानता हूं कि मैं जब दिल्ली पहुंचा तो मुझे कुछ बहुत गुणी व्यक्ति मिल गए, जिन्होंने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, एनएसडी नहीं कर पाए तो क्या हुआ, हम आपको सिखाएंगे। जिसमें से थे अमिताभ दास गुप्ता, रोबिन दास, लाला हजारिका, अभियान ग्रुप के राजेंद्र नाथ जी। इन लोगों ने मुझे एकदम बच्चे की तरह से उठा लिया और बोला हमारे साथ नाटक करो। और जो प्रशिक्षण मैंने पाया, मैंने इन लोगों के साथ काम करते हुए पाया। और मेरे लिए चलन जी, यहाँ मैं रोकूंगा आपको कि लेकिन ये तो आपने आगे की यात्रा का बयान करना शुरू कर दिया। ये नाटक शब्द, ये मतलब अभिनय आपके जीवन में कब आया? बचपन में कब आपने सोचा कि मुझे अभिनेता बनना है? ये तो आपने जी मैंने बताया कि बलिया में जब नाटक वगैरह होते थे, रामलीला होती थी, नाटक होता था। तो मतलब रामलीला ज्यादा होती थी, नाटक तो बहुत कम होते थे। कचहरी थी, कचहरी में जो कलेक्टर साहब थे हमारे, वो बहुत ही थोड़ा नाट्य प्रेमी थे, तो कुछ ना कुछ नाटक कराया करते थे। मैं बहुत छोटा था, मैं उसमें भाग नहीं ले सकता था, लेकिन मैं देखने जाता था उसको। तो मंच आकर्षित करता था मुझे कि मैं चाहता था कि उस मंच पर मुझे होना चाहिए, मैं भी अभिनय कर सकता हूँ। तो वो खिंचाव वहां से आया। उसके बाद जब फिल्मों से परिचय हुआ, घर के लोग फिल्में दिखाते थे, तो होता था कि मुझे भी फिल्म में होना चाहिए, मैं भी फिल्म में अभिनय करना चाहता हूँ। वो आकर्षण वहां से आया। तो खैर मेरी जो शक्ल सूरत है आप देख रहे हैं, तो मित्र जो थे हमारे साथ के, मेरे पड़ोसी वो बड़ी हतोत्साहित करते थे, आपकी शक्ल देखिए, हीरो बनोगे, ये है वो है। और मतलब अभिनय करना मतलब उस जमाने में समझा जाता है हीरो बनेगा। उनको ये नहीं था कि ये कैरेक्टर आर्टिस्ट बन सकता है, ये विलेन बन सकता है, ये कुछ और बन सकता है। मतलब वो जहां आपने बोला कि मुझे अभिनेता बनना है तो लोग बोले ओहो हीरो बनना है, अरे शक्ल देखिए क्या, तो हतोत्साहित करते थे लोग। तो लेकिन मैंने हौसला छोड़ा नहीं, मैं नहीं कैसे दिल्ली आप आए तो ये फैसला करके आए कि मुझे अभिनेता ही बनना है।
जी जी जी, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का फॉर्म वार्म सब लेके आ गया था, मैं मुझे भरना था। और पारिवारिक स्थिति इस तरह की बदली कि डेंगू फीवर, उसमें भाई का जाना, उसमें पिताजी का जाना। तो सभी जितने भी रिश्तेदार थे, हितैषी थे, उन्होंने कहा भैया अब ये एनएसडी वगैरह छोड़ो, अभी घर संभालो। कैसे? तो राधा किशन दत्ता एक मित्र हैं हमारे जानते होंगे, उनके उनके घर के मेरी मुलाकात हो गई थी बज्जू भाई से। तो मैंने बज्जू भाई से बोला, बज्जू भाई मैं करना चाहता था एनएसडी, लेकिन अब नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि कोई बात नहीं, जीवन सिखा रहा है, सीखो। नहीं, ये तो शरण भाई, ये तो आपका अपना फैसला, आपका अपना निर्णय था। लेकिन जी उस समय क्योंकि जिस त्रासदी से परिवार गुजर रहा था, तो उसमें परिवार का क्या रुख था कि आप इस तरह के अनसर्टेन फील्ड में, नाटक नौटंकी में जाएं या ना जाएं? उन लोगों का किस तरह की प्रतिक्रिया थी? मेरी माँ जो थी वो परिवार को लेके सजग थी। तो वो कहती थी बेटा पहले परिवार को देखो, और जो तुम करना चाहते हो वो सपने बाद में भी पूरे हो सकते हैं, अभी परिवार को संभालो। तो मैंने जो भी जैसे भी छोटे मोटे जॉब जैसे भी करके मैंने परिवार को संभाला। मेरी बड़ी बहन, उनका उनका उस जमाने में रेलवे में जो जॉब लग गई थी। तो परिवार के लोगों ने मिलकर, हम सबने एकजुट होकर परिवार को संभाला पहले। और जब स्थिति थोड़ी सी आर्थिक रूप से समृद्ध हुई, मतलब रोटी दाल की व्यवस्था हो गई, तो मैंने फिर नाटकों में जाना शुरू किया। और लेकिन आपको बताऊं कि मैं सरोजनी नगर रहता था। सरोजनी नगर से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एनएसडी, या वहां क्या नाम है, मंडी हाउस जाना, मेरे लिए बस के पैसे नहीं होते थे मेरे पास। मैं साइकिल से जाता था, साइकिल चला के जाता था। और नाटकों का पूर्वाभ्यास जो होता है वहां करता था, और नाटक का पूर्वाभ्यास करके वहां से साइकिल चला के फिर वापस घर आता था। तो संघर्ष तो वहीं से शुरू हो गया था। मैंने मान लिया था कि ये हमारी मेरी डेस्टिनी है, मुझे ऐसे ही करना है। तो इस प्रकार आकर्षण जो था वो मंच से, मंच को देख के, रामलीला को देख के, और फिल्मों को देख के परिचय जो अभिनय से हुआ, वहीं से हुआ कि भाई ये ऐसा एक ये भी क्षेत्र है, इसमें काम किया जा सकता है। और मैंने स्वयं को पाया कि मैं इसमें ज्यादा सहज रहूंगा, ये मुझे मेरी मेरी दिलचस्पी का फील्ड है। क्योंकि वो दौर ऐसा था ना कि खासकर मध्य वर्गीय परिवार में, मिडिल क्लास में फिल्मों का बहुत ज्यादा प्रभाव था। जिस जी तरह से हम लोग, मुझे अपने भी दिन याद आते हैं कि जिस तरह से हम लोग विंडो पे जाके खड़े हो जाते थे टिकट खरीदने के जी लिए, जी जी तो देखने के लिए। तो एक मारा मारी तो फिल्मों का बहुत ज्यादा प्रभाव था। तो जी। उस वक्त, उस दरमियान आपका पसंदीदा स्टार कौन था? कौन सा अभिनेता आपको बहुत ज्यादा लुभाता था? आ, उन दिनों राजेश खन्ना का दौर था। राजेश खन्ना को देख के हम बड़े प्रभावित होते थे, लेकिन हम हमें कॉम्प्लेक्स हो जाता था कि उनकी शक्ल सूरत इतनी खूबसूरत थी कि हमको लगता है यही एक्टर बन सकता है, भाई हम कैसे बन सकते हैं। फिर दौर बदला, अमिताभ बच्चन साहब आए। तो इस तरह आए। फिर मैंने देखा नसीरुद्दीन साहब काम कर रहे हैं। मैंने कहा यार अभी ऐसी ऐसी लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसी ऐसी शक्ल के लोग काम कर रहे हैं, प्रतिभा तो उनमें मतलब अदम्य थी। लेकिन मैंने कहा जब ऐसी शक्ल के लोग आ सकते हैं तो मेरे लिए चांस बनता है, कहीं ना कहीं तो मुझे भी काम मिलेगा। और आपको एक बात बता दूं, पता नहीं आपसे कभी शेयर किया कि नहीं, साइकिल चलाने से, जो मैं आपको बताया कि साइकिल से मंडी हाउस जाता था और आता था। मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था, मेरे पिताजी जीवित थे, तो मैंने हमारे पास साधन नहीं थे, बहुत साधा पैसे नहीं थे घर में। तो गर्मी की छुट्टियों में दूसरे बच्चे जो थे वो कहीं दिल्ली बंबई कहाँ कहाँ चले आते थे, हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं थी। तो मैंने चार पांच अपने मित्रों को जुटाया। मैंने कहा एक काम करते हैं, गर्मी की छुट्टियां हैं, एक महीना ऐसे वेस्ट क्यों करने का, कहीं ना कहीं हम साइकिल से निकलते हैं। तो साइकिल से कहाँ जाना है, तो साइकिल से हमने बनाया पहला प्रोग्राम काठमांडू नेपाल का, कि साइकिल से काठमांडू जाएंगे। तो बलिया के जो डीएम थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनसे एक सर्टिफिकेट लिखवा लिया ताकि हमको रास्ते में कोई पुलिस वुलिस तंग ना करे, तो ये साइकिल यात्रा करते हुए जा रहे हैं। अब धन की समस्या आई तो घर के लोगों ने तो उस वक्त कहा कि भाई, उस जमाने में पिताजी की तनख्वाह थी 300 रुपए, तो उन्होंने 100 रुपए दे दिया कि भाई ले जाओ, देखो कैसे क्या होगा। तो हम जहां जाते थे, जिस शहर में, हम वहां धनोपार्जन कैसे किया जाए, इस यात्रा को
फंड करने के लिए। तो हम वहाँ डिफरेंट क्लब्स को मिलते थे, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, इस तरह के क्लब्स को मिलते थे और हम बोलते थे हम सौहार्द यात्रा पे इस तरह की जा रहे हैं और काठमांडू जा रहे हैं, हमें पैसा चाहिए, हमारे पास पैसा नहीं है। तो आप यकीन मानिए विवांशु जी, लोग उन्हें हमें हमारी मदद करते थे, कोई 100 रुपए देता था, कोई 2, बहुत बड़ी मदद थी उस समय। और जब हम किसी होटल पे खाना खाने रुकते थे तो हमारी साइकिल पे एक छोटा सा बोर्ड लगा होता था, बलिया से काठमांडू साइकिल यात्रा। वो होटल वाला हमसे पैसे नहीं लेता था, बोलता था नहीं नहीं नहीं, आज से पैसे नहीं लूंगा। तो हमें बड़ा बड़ी बहुत होता है भाई, चलो यार ये एक वक्त का तो पैसा बचा, अगले वक्त कहीं कहीं कोई पैसा ले भी लेता था। तो उसके बाद समझिए एक साइकिल यात्रा से ये हो गया कि भाई हम जब काठमांडू जाके हम घूम के आ सकते हैं। और वहां के जब हम एम्बेसडर को मिले तो उसने बड़ा स्वागत किया हमारा कि आप साइकिल से आए हो। और बीच में शिवभंजन एक रोड है जो 10,000 फीट की चढ़ाई है। तो वो बड़ा ही मतलब हतप्रभ हुआ कि आप शिवभंजन मार्ग से आ रहे हैं उधर से। हमने कहा हाँ जी। तो फिर उन्होंने जो एम्बेसडर साहब थे उन्होंने भी हम 4 लोग थे, 300 रुपया हमें उस वक्त इनाम दिया। वो भी उस वक्त बहुत बड़ी बात थी और सर्टिफिकेट दिया। हम आए तो बलिया में हमारा हीरो की तरह स्वागत हुआ। पहली बार अखबारों में नाम वाम छपा कि ये लोग बलिया से काठमांडू तक आए थे। और जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे तो दिमाग में आया कि चलो कहीं और चलते हैं, तो हम भूटान चले गए थे। तो साइकिल चलाना, श्रम करना और एक्सरसाइज करना ये बचपन से ही आदत थी। स्पोर्ट्समैन था, दौड़ में भाग लेता था, साइकिलिंग में डिस्ट्रिक्ट चैंपियन था मैं। तो भूटान भी गए, भूटान में बहुत भव्य स्वागत हुआ हमारा। लौट के आए तो बलिया में भी स्वागत हुआ। और वो साइकिलिंग की जो प्रैक्टिस थी वो मंडी हाउस से घर तक जाने में बहुत हेल्प करती थी, मैं थकता नहीं था। वही काम आई। ये दूरी तो कुछ भी नहीं थी, जो नेपाल और भूटान की दूरी थी वो उसके सामने ये दूरी तो कुछ भी नहीं थी। तो वही है कि अभ्यास ही तो काम आता है। बिल्कुल। तो और आगे मेरा प्लानिंग था कि मैं रशिया जाऊंगा, कहाँ कहाँ जाऊंगा और भी बहुत सारी कंट्रीज में जाऊंगा। बट वो पिताजी की मृत्यु के बाद वो उसको अपने सारे धाराशायी हो गए, फिर प्रायोरिटीज कुछ और हो गई, प्राथमिकता कुछ और हो गई। तो दिल्ली आने के बाद आपने पहला वो कौन सा नाटक और किसके साथ किया था? दिल्ली आने के बाद मुझे किसी ने मिलाया था अमिताभ दास गुप्ता से और उन्होंने कहा कि भाई मैं एक नाटक कर रहा हूँ, ब्रेख्तियन मिरर। जी जी जी, बर्टोल्ड ब्रेख्त की स्टाइल में वो काम करते थे। तो उन्होंने एक श्री श्री गणेश महिमा महाश्वेता देवी का नाटक आरंभ किया और उन्होंने मेरा उसके लिए कहा कि आओ तुम्हारा टेस्ट लेते हैं, ऐसे ही आ जाओ। मैं गया तो एक संवाद दिया और भाग्य से मैं वो ठीक ठाक बोल गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आप इस नाटक का हिस्सा हैं। और पहला ही नाटक हम लोगों ने किया था। और वो जो NSD का जो गेस्ट हाउस है, अब तो उसका रूप कुछ परिवर्तित हो गया होगा। एक गेस्ट हाउस था, वहां पे एक लॉन था, वहां पे मंच लगा के इसका पहला प्रदर्शन किया गया था। और उसके बाद श्रीराम सेंटर वगैरह में भी शो काफी हुए इसके। तो अखबार के जो क्रिटिक्स थे, आलोचक थे, उन्होंने मुझे नोटिस किया और जो वो उसका क्या नाम है, नाट्य रूप जो समीक्षा लिखते हैं, उसमें जब मेरा जिक्र आना शुरू हुआ तो लोगों ने मुझे नोटिस करना शुरू किया। तो पहले ही नाटक में भगवान ने वो आशीर्वाद दिया कि मैं ये कर पाऊं। तो इस प्रकार नाटकों का प्रारंभ हुआ, श्री गणेश हुआ, श्री श्री गणेश महिमा से। और भाग्य की बात है कि महाश्वेता देवी स्वयं आई थी हमारा प्रदर्शन देखने। और जब उन्होंने आके मेरी पीठ ठोकी थी तो बड़ा आनंद आया था। बढ़िया, मतलब कि आते ही आपने एक अलग इतने महान लेखिका के नाट्य रूपांतर से आपने शुरुआत की। और तो उसके बाद और कौन कौन से निर्देशक आपके जीवन में आए जिनके साथ और जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा और जाना नाटकों में? मैं अमिताभ दास गुप्ता से ही बहुत कुछ सीखा। उसके बाद मुझे रोविंद दा के साथ काफी काम किया मैंने। और लाला हजारिका के साथ काम किया। लाला हजारिका के साथ हमने प्ले किया था, मुझे याद है, मैन विदाउट शैडोज, जान पाल साहब का। और
सौरभियर का कैरेक्टर करता था उसमें, मैं आशीष विद्यार्थी और सारे थे। तो उस प्ले पे को देखने के लिए कई लोग आए जो सीरियल्स और फिल्में में बनाते थे। तो मुझे पहली कॉल आई थी अशोक तलवार की कि मैं सिग्मा बना रहा हूं, आप उसमें मुख्य खलनायक की भूमिका करेंगे क्या। तो मैं सीरियल वगैरह मुझे पता नहीं था कुछ उस जमाने में, हम लोग नाटक ही कर रहे थे खाली। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे साहब। तो उन्होंने बुलाया, मेरा लुक टेस्ट वगैरह किया और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करा दिया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के अगले दिन मुझे कर्नल कपूर का फोन आया, वो फौजी बना रहे थे। तो उन्होंने कहा कि फौजी मैं सीरियल बना रहा हूँ, आके आप मिलो मुझे ये ग्रीन पार्क के पास गुलबोहत पार्क में उनका ऑफिस था, आके मिलिया। मैं गया मिलने, तो उन्होंने मुझे 3 कैरेक्टर रखे और बोले कि इसमें से आप जो पसंद करना चाहते हैं वो कर लीजिए। मुझे जो कैरेक्टर पसंद आया वो अभी नाम का कैरेक्टर था। मैंने कहा ये करूंगा। उन्होंने कहा डन। डेट्स क्या क्या है? मैंने कहा डेट तो अभी मैंने सिग्मा को ये दी हुई है। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे तो पूरी डेट चाहिए, क्योंकि मैं तो आपको लेकर डिफरेंट कैंटोनमेंट एरिया में जाऊंगा। तो मैंने कहा सर एडजस्ट कीजिए थोड़ा सा डेट को। मैंने कहा मैं कल हेड शेव करने जा रहा हूँ, क्योंकि जो जकाकू का कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ विलन का, उसके लिए हेड शेव करना है। बोला अरे नहीं, फिर बाल कहाँ से आएंगे। तो मैं अशोक तलवार की तारीफ करूंगा। अशोक तलवार ने बोला उनको बोलो विग का खर्चा मैं दे दूंगा और उनकी डेट भी एडजस्ट करूंगा, लेकिन वो अगर एडजस्ट कर सकते हैं तो कर लें, दोनों सीरियल तुम कर लो। कर्नल कपूर अड़ गए कि नहीं नहीं, या तो सिग्मा छोड़ो या ये छोड़ो। मैंने कहा सर एथिकली मैंने पहले साइन सिग्मा किया है, मैं वो छोड़ नहीं सकता। आपका तो अभी साइन भी नहीं किया, वो भी तो बातचीत चल रही। बोला ठीक है, आपसे हमारी दोस्ती रहेगी, आप फिर कभी काम करेंगे। अनफॉर्चुनेटली उनके साथ फिर कभी काम नहीं कर पाए। बट आपको आश्चर्य होगा कि जो रोल मैंने छोड़ा था वो बाद में शाहरुख खान ने किया था। क्या बात हाँ, है। हालांकि शाहरुख खान बेहतरीन अभिनेता है, वो उनका अपना भाग्य है और हो सकता है मैं वो करके भी शाहरुख खान नहीं बन पाता। बट ये इसके पीछे की कहानी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये एक अच्छी मतलब उपलब्धि रही कि आप दिल्ली आते हैं और बड़े नामवर नाट्य निर्देशकों के साथ काम करते हैं और अचानक आपकी प्रतिभा को देखकर, आपके अभिनय को देखकर अशोक तलवार जैसे निर्देशक आपको सीरियल में लेते हैं और इस तरह से आपका सिलसिला शुरू हो जाता है और लोग आपकी पहचान और आपके अभिनय की लेकर तमाम तरह की बातें होने लगती हैं। प्रोड्यूसर्स में, नाटकों में एक चर्चा का विषय बन जाते हैं शैलेंद्र श्रीवास्तव। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि जब वहां आपको टेलीविजन भी मिल रहा है, नाटक भी मिल रहा है, तो वो शहर छोड़ के, दिल्ली छोड़ के आपको मुंबई आना पड़ गया? क्या वजह थी? देखिए, यहाँ मैं तो आपको बता दूं कि सिग्मा के आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो इस बीच अशोक तलवार ने एक नया सीरियल शुरू कर दिया था, मैला आंचल, और ईश्वरनाथ रेणु का। वो पहले टेलीकास्ट हुआ था, तो उसमें भी किया मैंने। और दिल्ली के ऑलमोस्ट जितने उस समय के टॉप डायरेक्टर्स थे उनके प्रोजेक्ट में कर रहा था। अचानक एक दिन मुझे कॉल आई संजय खान साहब के यहाँ से कि वो मैं द ग्रेट मराठा बना रहा हूं जिसकी शूटिंग जयपुर में होनी है और संजय खान साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं ललित होटल में जो कनॉट प्लेस के पीछे है। तो मैंने कहा ठीक है मैं मिलता हूं। मैं जाके मिला संजय खान को। संजय खान ने मुझे डेट दे दी, इस डेट से आपकी शूटिंग जयपुर में शुरू हो जाएगी, आप जयपुर ये आपको टिकट वगैरह हम भिजवा देंगे, आप पहुंचिएगा, शूटिंग शुरू हो जाएगी आपकी। मैंने कहा ठीक है। तो ये मुंबई के डायरेक्टर संजय खान के साथ काम करने का पहला, उन्होंने मेरा सिग्मा देखा हुआ, सिग्मा से बहुत प्रभावित थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा सिग्मा देखा था बेटा और आप मेरे साथ द ग्रेट मराठा में काम कीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो पहले ही दिन शूट में उन्होंने क्लैपिंग वगैरह करा दी सेट पे कि ब्रिलियंट एक्टर ये वो करके। तो मैं संजय खान साहब का चहेता एक्टर बन गया उस जमाने में। तो संजय खान साहब ने मुझे एक दिन, वो क्या था कि जब लंच करते थे या डिनर करते थे या शूटिंग नहीं भी है तो अपने रूम में मुझे बुला लेते थे खाना वाना खाने के लिए। तो उन्होंने बातों बातों में मुझे कहा कि तुम दिल्ली में क्यों रहते हो?
मैंने कहा इसलिए कि परिवार रहता है इसमें। बोला दिल्ली में सीरियल्स की, फिल्मों की एक लिमिटेशन है। दिल्ली पॉलिटिकल शहर है, राजनीतिक शहर है। तुम्हें अगर अच्छा काम करना है तो तुम्हें बम्बई शिफ्ट होना चाहिए। उस जमाने में बम्बई थी, अभी मुंबई हो गई। मैंने कहा कि मैं कैसे काम करूँ? बोला नहीं, तुम्हें काम मिलेगा, मेरी बात पे भरोसा रखो। तुम्हारे अंदर टैलेंट है, प्रतिभा है, तुम्हें काम बम्बई में मिलेगा। हर कोई संजय खान नहीं है कि तुम्हें दिल्ली से बार बार बम्बई बुलाए या जयपुर बुलाए। तो बेहतर होगा कि तुम वहां उपलब्ध रहोगे, तो वहां ज्यादा निर्देशक तुम्हें काम दे पाएंगे। तो संजय खान ने मुझे प्रेरित किया कि मैं बम्बई आऊं। तो द ग्रेट मराठा खत्म होने के बाद मैंने प्लान कर लिया कि मुझे बम्बई शिफ्ट होना चाहिए। और इस प्रकार मैं संजय खान के मतलब सुझाव पे मुंबई आ गया। क्या बात है, क्या बात है। ये ऐसे मौके, ऐसे अवसर हर किसी को नहीं मिलते हैं जो आपको इतनी आसानी से हासिल हो गए। लेकिन शैलेंद्र जी, क्योंकि आप नाटकों से टेलीविजन और फिल्मों की दुनिया में आए हैं, तो नाटकों का अभिनय और फिल्म और टेलीविजन के अभिनय में कोई अंतर है? ये बिल्कुल क्या है अंतर कि है। बहुतायत आज की पीढ़ी जानना चाहती है, इसलिए मैं जी जी। आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। कि नाटकों में और फिल्मों में और सीरियल में बहुत ज्यादा मतलब अभिनय का टेक्निक बहुत बदल जाती है। नाटकों में हम दर्शकों से सीधा संवाद करते हैं। मतलब हमें सिखाया गया था कि यदि आप अपने को एक्टर से, सह अभिनेता से कोई बात कह रहे हैं, तो सिर्फ पहली लाइन से कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट कीजिए कि आप उससे बात कर रहे हैं, उसके बाद बाकी का संवाद आप दर्शकों को दीजिए, ताकि आप दर्शकों से बात कर रहे हैं। और थोड़ा सा हमको वहां पे अपने वॉइस का थ्रो रखना पड़ता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं मंच पे माइक वगैरह नहीं होता है। तो हमें लास्ट बेंचर तक अपनी आवाज पहुंचानी होती है। तो वो थ्रो रखना पड़ता है वॉइस में, ताकि हमारी बात जो हम बोल रहे हैं वो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक सुनाई दे। और हमारे खड़े होने की, स्टेज पे जो हमारी स्थिति है वो 45 डिग्री हो, इस तरह का हो, ताकि लोग हमें देखें। हम बैक करके बहुत देर नहीं खड़े रह सकते, कहीं निकल रहे हैं वो बात अलग है, एग्जिट ले रहे हैं अलग बात है। तो टेक्निकली थोड़ा सा डिफरेंट होता है जो आपको सीरियल में और फिल्मों में वो निर्देशक डिसाइड करता है कि आप किधर से जाएंगे, कहाँ से एग्जिट लेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि वो कैमरे के फ्रेमवर्क में आपको काम करना होता है। लेकिन स्टेज पे पूरा ही फ्रेम, पूरी ही फ्रेम में आप हैं, दर्शक आपको हर कॉर्नर पे देख रहा है। तो ये ध्यान रखना पड़ता है, और दर्शक बोर ना हो। और यदि एक्साइटमेंट में कहीं तालियां बजा रहे हैं, तो आपको, हमें सिखाया गया था कि आपको उस वक्त फ्रीज हो जाना है, ताकि लोग इंजॉय कर लें। जब तालियां रुक जाए तब आप आगे का संवाद बोले, अदरवाइज कोई सुन नहीं पा। मुझे याद है हम लोग राजेंद्र नाथ जी का जाति पूजो साधु भी करते थे। उसमें मैं चेयरमैन कक्का जी का रोल करता था। मैं, जहीर भाई, सुभाष गुप्ता, दीना मेहता। तो मतलब हमारे एक एक संवाद पे ठहाके गूंजते थे। तो हमें अगला संवाद बोलना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि जब तक दर्शक शांत ना हो, उनकी तालियां ना रुके, उनके ठहाके ना रुके, और पूरा का पूरा हॉल ठहाके मारता था, तो आपका संवाद तो खो जाएगा उसमें। तो हमें राजेंद्र नाथ जी ने सिखाया था कि जब लोग चुप हो जाए, शांत, हॉल में शांति हो जाए, तो उसके बाद अगला डायलॉग बोलिए। तो ये था। और सीरियल जो है, टीवी सीरियल जो है, वो क्लोजअप का माध्यम है, बहुत ज्यादा क्लोजअप का माध्यम है। मिड शॉट या क्लोजअप, लॉन्ग शॉट में टीवी पे आपको कुछ दिखाई नहीं देता, फेस एक्सप्रेशन नहीं दिखती। और वहीं फिल्म जो है, फिल्म में आपके चेहरे की एक एक भाव, आपकी पलक भी हिलती है या गाल के इधर का मसल भी हिलती है, तो वो नोटिस होता है। तो वहां, और बहुत ज्यादा कैमरा आपके बहुत नजदीक होता है, बहुत पास होता है। आपको वॉइस थ्रो उस तरह का नहीं करना है जैसा कि आप स्टेज पे करते हैं। तो मैं जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूं, इस तरह भी बात करूंगा या फुसफुसा के भी बात करूंगा, तो भी पब्लिक सुनेगी, ऑडियंस सुनेगी, क्योंकि कैमरा यहाँ होता है, एकदम पास होता है। तो जो तकनीक है, और उसमें नाटक में हम पूरा जीवन, पूरे कैरेक्टर का जीवन कंटिन्यूटी में शुरू से अंत तक जीते हैं। यहाँ हम टुकड़े टुकड़े में जीते हैं। सीरियल में या फिल्मों में हम शॉर्ट वाइज जीते हैं। अचानक कट होता है, आपको कैरेक्टर से बाहर आना पड़ता है, और फिर आप अपने शॉट का इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। जब शॉट लगता है, क्या सीन है, अच्छा ये लास्ट सीन है, तो अब आपको मतलब वो कंटिन्यूटी की यात्रा नहीं है,
वो मेंटली आपको प्रिपेयर करना है कि अच्छा अब ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, फिर आप वहां तक पहुंचते हैं। वो मेंटली यात्रा करते हैं आप उस कैरेक्टर की। जबकि रंगमंच पे सुविधा होती है कि हम निरंतर वो जीवन जीते हैं, 1.5 घंटे 2 घंटे का जो भी शो है, हम निरंतर वो कंटिन्यूटी में, निरंतरता में जीते हैं। वहां टुकड़े टुकड़े की बात नहीं होती है। वहीं सीरियल में और फिल्मों में हम ये टुकड़े में जीते हैं। ये तो रहा फर्क, बिल्कुल सही आपने बताया कि वो मतलब दोनों तीनों माध्यम अलग अलग हैं। जी। टेलीविजन कैमरे का माध्यम है तो उसका अलग अभिनय की और पद्धति है। रंगमंच पे आप एक शो के बाद अगले शो में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वहां दर्शकों की जो प्रतिक्रिया है उससे आप अवगत होते हैं। तो वहां तालियां और गालियां तत्काल मिलती हैं। आपने अच्छा किया तो तालियां मिल जाती हैं, बुरा किया तो गालियां मिल जाती हैं। तो किस संवाद पे किस जगह कैसे ऑडियंस का रिएक्शन आता है, उसको देखते हुए आप हर शो में अपनी परफॉर्मेंस को निखार सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं। पिछले बार जो गलती की थी उसको निखार सकते हैं, सुधार सकते हैं। ये सुविधा सीरियल में और फिल्मों में नहीं है। वहां एक बार जो छप गया वो छप गया, वो हाँ, परमानेंट है। हाँ, लेकिन यहाँ रिटेक का मामला है। वहां स्टेज पे एक बार निकल गया दर्शक के सामने तो एक बार निकल गया, तो वहां भी कोई जी। गुंजाइश नहीं है। फंबल राइट। हो गया या आप गलत बोल गए, कोई हाँ शब्द भूल हाँ गए, हाँ। तो वो हो गया। यहाँ तो आपको रोक सकते हैं, कट बोल के रीशूट जी कर जी, सकते हैं, बिल्कुल यहाँ बिल्कुल गुंजाइश है। बिल्कुल वहां तो बिल्कुल। एकदम नहीं है। बिल्कुल फर्क है, मीडियम का फर्क है, लेकिन अभिनेता तो वही रहता जी है। आप जैसे तमाम स्टेज से ही, थिएटर से निकल के लोग टेलीविजन में और सिनेमा में गए हैं और अपना एक स्थान बना पाए। जी लेकिन एक जो मूलभूत बात है, अभिनेता कहीं पे भी हो, मंच पे हो, टेलीविजन पे हो, पर्दे पे हो, सिनेमा घर में हो, कहीं पे भी हो, लेकिन एक अभिनेता में किस तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए? बीइंग एक्टर आप क्या महसूस करते हैं कि एक अभिनेता में क्या गुण होने चाहिए? अभिनेता में संवेदनशीलता होनी चाहिए, भरपूर मात्रा में। आपके आसपास जो हो रहा है उससे आप अवगत होने चाहिए। सामाजिक परिवर्तन जो हो रहे हैं, राजनीतिक परिवर्तन जो हो रहे हैं, या समाज में जो कष्ट है, जो जो त्रासदी है, जो पीड़ा है, उससे आपको अवगत होना चाहिए। और बेसिकली आप यदि अच्छे इंसान हैं और भावुक हैं और एक दूसरे की पीड़ा, मानवता की पीड़ा समझते हैं और लोगों की भावनाएं, लोगों का कष्ट सुख दुख समझते हैं, तो भावनाओं के संप्रेषण में उससे बहुत ही मदद मिलती है। यदि आप संवेदनशील नहीं हैं तो किसी भी पीड़ा को संप्रेषित कैसे करेंगे आप? किसी भी सुख को कैसे संप्रेषित करेंगे? किसी भी हास्य को, किसी भी करुणा को कैसे संप्रेषित करेंगे यदि आप उससे अवगत ही नहीं है? तो अभिनेता को एक तो बहुत अच्छा पढ़ना चाहिए, पाठक होना चाहिए, बहुत अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी कविताएं पढ़नी चाहिए। तो ये संवेदनशीलता यदि आपके हृदय में भरी हुई है, और जितना आप, जैसे कि आप नाट्य शास्त्र में जो 3 अंग बताए गए हैं, आंगिक, वाचिक, आहार्य। आंगिक मतलब बॉडी लैंग्वेज, वाचिक मतलब संवाद, और आहार्य से मैं जो मेरी इंटरप्रिटेशन जो है, आहार्य है वो जो भोजन तो है ही, लेकिन वो मेंटल फूड भी है। मानसिक भोजन आप क्या कर रहे हैं प्रतिदिन एक अभिनेता के नाते? तो मानसिक भोजन यदि आपको मिलता रहा है, समाज समाज के दुख दुख को आप, सुख दुख को आप समाहित कर रहे हैं और लोगों के कष्ट पीड़ा से अवगत हैं, तो आपके भावनाओं को संप्रेषण में बहुत ही मदद मिलती है, बहुत ही मदद मिलती है। मैं सही बता रहा हूं। मैंने आज तक कभी मंच पे ग्लिसरीन यूज नहीं किया। वो फीलिंग आते ही उस तरह के अपने आप आंसू निकल आते हैं। हम लोग मेनली लोग शेडोज करते थे। उसमें आशीष विद्यार्थी मुझे टॉर्चर करता था, और कई जगह हम लोग डायलॉग वगैरह बोलते बोलते खुद ही भावुक होकर वहां रो पड़ते थे। तो मंच पे ये स्थिति भी नहीं होती कि आपको कोई ग्लिसरीन आके लगा दे। तो होता था। तो जब वो, मैं समझता हूँ कि मैं स्वयं को बहुत संवेदनशील समझता हूँ, क्योंकि मैं कोई फिल्म देखते देखते रो पड़ता हूँ, मैं किसी का दुख देखते देखते रो पड़ता हूँ। तो वो जो जुड़ाव है, मैं जब बताऊं, अभी पीछे जो हम जिस त्रासदी से गुजरे हैं, महामारी में, मैं डर के मारे टेलीविजन नहीं खोलता था। मैं जल्दी व्हाट्सएप नहीं खोलता था कि पता नहीं किसकी मौत की खबर आए, क्या हो। तो दुखी हो जाता था, मन दुखी होता था, और वो मैं उसको अपनी कमजोरी नहीं मानता।
अगर आप किसी के दुख से, किसी पीड़ा से आप रो पड़ते हैं तो आप कमजोर कतई नहीं है, आप मानव हैं, आप मनुष्य हैं, आप संवेदनशील हैं। तो एक्टर को संवेदनशील होना सबसे पहले आवश्यक है, वरना आप अभिनेता हो ही नहीं सकते। आप फिर जो आप करेंगे वो दिखावा होगा, फिर उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होगा। हम क्या करते हैं, हमको एक दी हुई परिस्थिति में पब्लिक को, ऑडियंस को ये जताना होता है कि ये वास्तविक घटना चल रही है। तो जब तक आप उतने संवेदनशील नहीं हैं, उतनी पीड़ा को नहीं समझ पाते हैं, उनके कष्ट को नहीं समझ पाते हैं, वो करुणा नहीं समझ पाते हैं, वो प्रेम नहीं समझ पाते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर जो आप अगर खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं तो वो घृणा, वो पाप का भाव, वो सब भी आपको समझना होता है, वरना आप नहीं कर सकते। मैं जब कई बार अभिनेता का खलनायक का रोल करता हूँ, मैं गांव में कई बार गया हूँ, मुझे कई लोगों ने गालियां दी हैं, वहां कई औरतों ने जूते उते चला के मार दिए थे। तो मैं उसको ट्रॉफी मानता हूँ, वो मेरा अवार्ड है जो लोग इस तरह का करते हैं। लेकिन यदि मैं उन भावनाओं से, मैं उसका सबसे बड़ा लाभ क्या है मैं बताऊं आपको। जैसे यदि मैं किसी चरित्र में किसी कन्या का बलात्कार करता हूँ, मैं मैं उस पीड़ा को महसूस करता हूँ, मैं देखता हूँ कैसे हो रहा है, तो मैं वास्तविक जीवन में वो करने का साहस ही नहीं कर सकता हूँ, या वो विचार मेरे मन में आएगा ही नहीं। ये हम खलनायकों के साथ एक बहुत अच्छी स्थिति होती है कि हमको लोग जब सामने मिलते हैं तो बोलते हैं आप तो बड़े सरल हैं, सहज हैं। हमारे अंदर विभांशु जी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों थिंकिंग होती है, दोनों भाव होते हैं। तो जितने खलनायक हैं हम लोग, खलनायकों की सारी निगेटिविटी उनके कैरेक्टर में निकल जाती है। तो जब हम वास्तविक जीवन में लोगों से मिलते हैं तो हमारे पास सिर्फ पॉजिटिविटी बची होती है। मैं समझता हूँ कि मैंने स्क्रीन पे वो काम किए हैं कि यदि मैं रियल लाइफ में उसका एक अंश भी कर दूं, 0.1% भी कर दूं, तो जीवन भर के लिए मुझे जेल हो जाए। लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे उसके लिए पैसे मिलते हैं, प्रशंसा मिलती है। बट मैं सामाजिक उसका आपको वो भाव बताना चाह रहा हूँ कि हमारे अंदर से वो निगेटिविटी जो है स्क्रीन पे, मंच पे निकल जाती है। जी जी, वो क्योंकि भाव की उस तरह की प्रबलता होती है और उसका ही इजहार है, उसका आउटलेट है ना। हम जी अपनी भावनाओं का ही तो एक तरह से प्रक्षालन करते हैं। भाई जी बिल्कुल सही बात आपने कही कि एक अभिनेता का संवेदनशील होना अनिवार्य है। जी, संवेदना ही नहीं होगी तो संवेदनाओं को, भावनाओं को अभिव्यक्त कैसे करेगा। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। एक चैलेंज जी, एक बात है कि जैसे जैसे अभिनेता उम्र दराज होता जाता है, इतने जी तमाम अनुभवों से गुजरता है, तो हर चीज, हर संवेदना या हर चीज का, हर भावना, क्योंकि वो उसी सेम सिमिलर संवेदना को कई बार अभिव्यक्त कर चुका होगा, तो क्या जी कभी ऐसा क्योंकि शुरुआती दौर में जो ताजगी रहती है, जिस तरह की एक ललक होती है या जिस तरह की तलाश होती है, जैसे जैसे एक अभिनेता परिपक्व होता जाता है, उम्रदराज होता जाता है, तो क्या वो कुछ मतलब बनावटी तो नहीं होता जाता है। और नहीं, मैं ऐसा मानता हूं कि जब आप परिपक्व होते जाते हैं तो आपको अगर सिमिलर कैरेक्टर भी मिल जाता है कई बार, तो आप उसमें थोड़ी वैरायटी लाना चाहते हैं कि अगर ये इससे मिलता जुलता भी चरित्र है, तो जो स्मार्ट एक्टर होगा, जो अभी जो पढ़ा लिखा अभिनेता होता है, जो समझदार होता है, वो कुछ अपने क्रिएटिविटी से उसको डिफरेंट करने की कोशिश करता है, संवाद अदायगी से, बॉडी लैंग्वेज से, वेशभूषा से, ताकि वो पिछले पिछले कैरेक्टर का कैरिकेचर ना लगे, ताकि वो पिछले कैरेक्टर की पुनरावृत्ति ना लगे। तो यदि आप मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। मैं एक फंक्शन में था, वहां गुलजार साहब थे। तो गुलजार साहब ने एक बात बड़ी अच्छी बताई कि जब मैं राइटर था, गुलजार साहब ने बताया कि मैं राइटर था, जब मैं लिखता काफी था, तो मुझे किसी ने बोला फिल्म बनाइए, तो मैं तो डायरेक्टर था नहीं, तो मैंने देखा कि मैंने खाली डायलॉग डायलॉग फिल्मों में भर दिए अपने। तो उन्होंने बताया कि एक बड़ा अच्छा बताया कि जैसे मान लीजिए कोई कैरेक्टर है, उसने गन निकाल के किसी कैरेक्टर पर लगाया, तो गन लगा देना ही काफी है। अब उसके साथ ये डायलॉग बोलना कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा या मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, ये बोलना आवश्यक नहीं है। तो ये बोला, ये समझ मुझे बहुत बाद में आई। तो अभी जहां आप देखेंगे आजकल के डायरेक्टर्स बहुत अच्छा खेलते हैं, कई बार वो सिर्फ साइलेंस से खेल जाते हैं, बहुत लंबा लंबा सीन पूरे साइलेंस में चला जाता है, वो खुद अपने आप में अभिव्यक्त करता है, डायलॉग की आवश्यकता कई बार नहीं पड़ती। तो
हम लोग, मैं कई बार, मैं खुद, मुझे क्या जहाँ आवश्यक नहीं लगता है मैं डायरेक्टर को बोलता हूँ कि यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप कन्वे हो रहा है। तो बाद में गुलजार साहब ने बोला, अब जब मैं समझ में आ गया हूँ तो मुझे इंडस्ट्री ने रिटायर कर दिया, मुझे बोलते अब तुम खाली गाने लिखो, अब तुम डायरेक्शन मत करो। बोला अब मैं डायरेक्शन सीख गया हूँ तो मुझे काम नहीं देते। तो इसी प्रकार मैं कहता हूँ कि जब अभिनेता परिपक्व होता है तो उसे, उसमें एक क्षमता होती है कि वो सिमिलर कैरेक्टर भी अगर आप दे दीजिए तो उसको नए तरीके से कर जाएगा। पर लोग क्या सोचते हैं, इन्होंने बहुत काम कर लिया हुआ है, इनको रहने दो, दूसरे नए को बुलाओ पेश कर। तो आप जो, जब वो काम सीख के परिपक्व हुआ तो आप उसको मना कर रहे हो। तो मैंने गुलजार साहब का एग्जाम्पल इसलिए दिया आपको। बहुत अच्छी बात। शरण जी, क्योंकि एक लंबी यात्रा हो चुकी है आपकी, बलिया से निकल के दिल्ली में थिएटर करके फिर टेलीविजन और फिल्मों में और मुंबई में इस समय काम करते रहना, कभी जीवन में ऐसे मोड़ भी आए जब आपको कभी पछतावा हुआ, अफसोस हुआ कि मैं शायद इस फील्ड में आके, इस क्षेत्र में आके मैंने गलती कर दी? नहीं विभांशु जी, मैं आपको एक बात बहुत पॉजिटिव वे में बता रहा हूँ, बहुत ही सकारात्मकता के साथ। नहीं, किसी को भी अपने किसी कार्य पे, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो पछतावा नहीं होना चाहिए, कोई पश्चाताप नहीं होना चाहिए। हम कितना सफल होते हैं, कितना नहीं होते हैं, ये भाग्य पे निर्भर करता है। हमें अपना कर्म करते रहना है। मैंने अपना 100% दिया है। मुझे जहां पहुंचना है, नहीं पहुंचना है, वो ईश्वर जाने, मैं ईश्वर पे छोड़ता हूँ। लेकिन मुझे यकीन मानिए किसी बात का पछतावा नहीं होता, क्योंकि मैं मानता हूं कि जहां आप पहुंचते हैं, जहां आपकी मंजिल है, वहां तक की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग साइकिल से काठमांडू गए थे, भूटान गए थे। तो आप यहाँ से हवाई जहाज से भी भूटान जा सकते हैं, हवाई जहाज से भी आप काठमांडू जा सकते हैं। लेकिन वो यात्रा का जो, यात्रा में जो आपको दृश्य दिखते हैं, जो रास्ते देखते हैं, जो जिन शहरों से आप गुजरते हैं, जिन लोगों से आप मिलते हैं, उनसे आप वंचित हो जाते हैं यदि आप हवाई जहाज से चले जाते हैं। मान लीजिए यदि मेरे पिता के पास बहुत धन होता और वो मुझे काठमांडू हवाई जहाज से भेज देते या भूटान हवाई जहाज से भेज देते, तो शायद वो अनुभव मुझे नहीं मिल पाते जीवन के, जो उस यात्रा के दौरान मैंने सीखा और जिसने मुझे कहीं ना कहीं परिपक्व किया। तो यात्रा बहुत आवश्यक है। और आप जो भी करते हैं, यदि आपकी गलती भी आपसे कुछ होती है, मतलब कोई क्राइम की बात नहीं कर रहा हूं, आपने कुछ प्रयास किया और उसमें आप सफल नहीं हुए, तो उसमें अफसोस करने की बात नहीं है, आपने कुछ सीखा ही होगा, वो आपके अगले प्रयास में आपको काम आएगा। बहुत तो अच्छी मुझे, बात, बहुत ही, हाँ, बहुत ही। मुझे कभी भी ये नहीं होता है कि मैंने ये गलत कदम उठा लिया, मैं इस गलत फील्ड में आ गया। नहीं, मैं बहुत खूबसूरत दुनिया में हूँ जहाँ बहुत अच्छे अच्छे राइटर हैं, विभांशु वैभव जैसे मित्र हैं और लेखक हैं, निर्देशक हैं। वहाँ बहुत सारे बहुत खूबसूरत गाने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे अभिनेता हैं नहीं जिनके साथ नहीं, हम काम ये यही आपकी सकारात्मकता ही तो आपकी ऊर्जा बनती है। जी और आपने सकारात्मक ही जीवन जिया है आज तक। और जिसने इस तरह की, वाकई जैसा आपने बताया कि साइकिल की ऐसी यात्रा की हो, तो उस पथ में तो कितने दुर्गम चीजें भी आई होंगी, लेकिन उसको हंस खेल के ही निकाला। तो ये जीवन भी बिल्कुल उसी तरह से है, कभी उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। बाकी सफलता बिल्कुल असफलता का कोई मापदंड तो है नहीं, नहीं। और उसकी कोई हम पड़ताल भी नहीं करना चाहते हैं। वो तो ईश्वर। संघर्ष जो है दिवांशु जी, संघर्ष देखिए जीवन भर चलता है। संघर्ष के स्तर बदलते जाते हैं। संघर्ष आज हर कोई कर रहा है, मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, सफल से सफल अभिनेता भी कर रहा है। उसको अगली फिल्म की चिंता होती है, मिलेगी नहीं, अगली फिल्म हिट होगी या नहीं होगी, और भविष्य में काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ कोई परमानेंट नौकरी तो है नहीं किसी की। तो संघर्ष का स्तर बदलता जाता है। हमें अपनी सकारात्मकता के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते जाना है। जो होना है होना है, जो होगा देखा जाएगा। शरण जी, आजकल क्या है कि ट्रेंड लोग आ रहे हैं, ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, लेकिन इसमें अनट्रेंड लोगों की भी संभावना है, अनपढ़ लोग भी अभिनेता बन जा रहे हैं। जी लेकिन जी। मतलब कोशिश क्या होनी चाहिए? एक अभिनेता का पढ़ा लिखा होना अनिवार्य है या नहीं है? देखिए, मैं ये मानता हूं पढ़ा लिखा होना बिल्कुल अनिवार्य है, लेकिन
ऐसा भी नहीं है कि जो अनपढ़ अभिनेता हैं, जो अच्छा काम करते हैं, वो किसी से कम है। वो कबीर किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए थे पढ़ने के लिए, लेकिन यूनिवर्सिटी में कबीर को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो कई बार आपका अनुभव, अनुभव की परिपक्वता कितनी होती है कि यदि आपने, आप गांव में चले जाइए, भिखारी ठाकुर थे बिहार के, वो उतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको बिहार का शेक्सपियर कहा जाता है, भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। उनकी उनकी जो उनके नाटक हैं, आप देख लीजिए, उस पर फिल्में बनी हैं, विदेशिया वगैरह। तो कबीर थे, सूरदास थे, तुलसीदास थे, ये लोग किस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे? नहीं पढ़े थे। लेकिन आज उनको बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में उनके एक एक दोहे की व्याख्या कराई जाती है, क्योंकि उन्होंने जीवन से सीखा था। तो सीखना महत्वपूर्ण है विभांशु जी, हम कहाँ से सीख रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे मैं एनएसडी नहीं कर पाया, लेकिन मैं एनएसडी के जो प्रोफेसर थे, सुधीर कुलकर्णी साहब, ये लोग, जब इनके साथ मैं बैठता था, उनके साथ मैं काफी काम भी किया मैंने सुधीर कुलकर्णी साहब के साथ, तो सुधीर जी मुझे बोलते थे कि बेटा तुम ना प्रैक्टिकली जो सीख रहे हो और जो पढ़ रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए उनकी लाइब्रेरी भी खुली होती थी, मैं जाके कुछ भी कोई भी किताब पढ़ लेता था, कुछ कर लेता था। तो आप कहां से सीख रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, सीखना महत्वपूर्ण है। और सीखने की लालसा कि यदि मैंने एक काम किया तो अगला काम इससे बेहतर कैसे होगा, और उससे संबंध में मुझे यदि कोई कविता, क्या नाम है, कुछ किताबें पढ़नी पड़े, कोई रिसर्च वर्क करना पड़े किसी कैरेक्टर को लेकर, तो यदि आप उसके लिए तैयार हैं, बेसिकली सीखने के लिए यदि आप तैयार हैं, तो आपका अनपढ़ होना या पढ़ा लिखा होना ज्यादा मायने नहीं रखता। वो जो जिज्ञासा है वो जागृत होती रहनी चाहिए कि मुझे सीखना है, निरंतर सीखना है। और ये भाव, कोई ईगो नहीं होना चाहिए कि यदि मुझे कुछ नहीं आता तो मैं विभांशु जी से पूछ लूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा। नहीं, यदि विभांशु जी कुछ लगता है कि मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, मुझे कुछ अच्छा बता सकते हैं, तो मुझे विनम्र होके उनसे ये पूछ लेना चाहिए, कभी भी कुछ भी पूछ लेना चाहिए। जैसे मैं कभी कोई उचित शब्द नहीं मिलता, कहीं मैं शूटिंग कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट में ठीक नहीं लिखा है, मैं अपने सीनियर्स को फोन करता हूँ, मैं जहीर भाई को फोन करता हूँ, जहीर भाई कोई अच्छा सा एप्रोप्रिएट यहाँ उर्दू का वर्ड में ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा है मुझे। तो मैं अगर ये सोचूं कि जहीर भाई सोचेंगे अरे इसको तो कुछ नहीं आता, नहीं, मैं विनम्र होकर उनसे सीखता हूँ। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल की सीखने की प्रवृत्ति होना अनिवार्य है। जी, और वो सब में वो तो ताउम्र रहनी चाहिए, आदमी तो सीखता है ताउम्र, कोई लेकिन संपूर्ण जो नहीं है, आपका ज्ञान जो का अभिप्राय भंडार। था, जो आपका अभिप्राय था, मैं समझ गया था कि जो बिना सीखे ट्रेन पकड़ के बंबई आ जाते हैं, जो कहीं बिना प्रशिक्षण लिए आ जाते हैं, ग्लैमर में आ जाते हैं। देखिए, पहले बहुत ही परिश्रम है, ग्लैमर बहुत बाद में आता है। ठीक है, तो काम सीखना बहुत आवश्यक है। आप जैसे लोग जो वर्कशॉप चलाते हैं, जो अच्छे अच्छे संस्थान हैं, भारतेंदु एकेडमी है, एनएसडी है, उन जगहों पे जाके लोग क्यों नहीं सीखना चाहते? जाके सीख के आइए, अपना काम आएगा तो आप आके बोल सकते हो कि मुझे अपना काम आता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, मैं जब नया नया बंबई आया था तो संजय खान ने तो काम दे दिया, बाकी दूसरी जगह मुझे लोग नहीं जानते थे, मैं नया था। बीपी सिंह के पास मुझे किसी ने भेज दिया काम मांगने के लिए, और बीपी सिंह बहुत इरिटेटेड बैठे हुए थे क्योंकि अंदर कोई शॉट ठीक से नहीं दे पा रहा था, वो ऐसा करके बाहर बैठे हुए थे। तो मुझे किसी ने दिखा दिया ये है बीपी सिंह। मैं गया, मैं कहा सर मैं एक्टर हूँ, शैलेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली से आया हुए। उन्होंने मुझे विभांशु देखा भी नहीं, मुझे बिना देखे बोला जाओ यार तुम्हारे ऐसे बहुत आते हैं। तो मुझे झटका लगा कि अगर हर डायरेक्टर ऐसा बोल देगा तुम्हारे ऐसे बहुत आते हैं तो मेरा तो पैकअप हो जाएगा। तो मैं वहां बीपी सिंह से भिड़ गया। मैंने कहा बीपी सिंह साहब मेरे जैसे बहुत नहीं आते, क्योंकि मेरे अंदर आत्मविश्वास था, मैं काम सीख के गया था। मैंने कहा मैं काम जानता हूं, मैं काम सीख के आया हूं, आप मुझे कोई संवाद मत दीजिए, अपने हिसाब से कोई सीन बताइए, कोई सिचुएशन बताइए, मैं इम्प्रोवाइज करूंगा, मैं डायलॉग बोलूंगा, आप कैमरा ऑन कीजिए, मैं बता दूंगा, जता दूंगा, मैं एक्टर हूं, मुझे काम आता है। और विभांशु यकीन मानो, उसके बाद उन्होंने मुझे कई दिन नहीं बुलाया, फिर किसी एक कहने पे मुझे बुलाया।
मैं गया तो मुझे देख के हंसने लगे, फिर बोले आपकी बड़ी तारीफ सुन रहा हूँ, चलिए आप कल फला फला मिल पे पहुंच जाइए भांडुप में, हम करते हैं काम। पहले ही शॉट के बाद विभांशु वो आए अपना कैमरा, वो जैसा कि आप पता हो कैमरा कंधे पे लेके शूट करते हैं, कैमरे पे चंदा शूट किया तो उन्होंने 3 पेज का मेरा ही डायलॉग था, मैंने किसी को किडनैप किया हुआ था, इस तरह का सिचुएशन था, उन्होंने बता दिया, कोरियोग्राफ कर दिया था कि ये इस डायलॉग पे आप यहाँ रहेंगे, इस डायलॉग पे आप यहाँ रहेंगे। जब शॉट खत्म हुआ तो आए, उन्होंने मुझे गले से लगाया और बोला कि आई एम सॉरी फॉर दैट डे, यू आर रियली एन एक्टर, और अपनी पूरी टीम को बोला कि ये लड़का मेरे साथ हमेशा काम करना चाहिए। और आप विश्वास कीजिए उसके बाद मैंने उनके साथ 23-24 साल काम किया विवांशु जी, और उनके लगभग हर प्रोजेक्ट में काम किया। सीआईडी में ही 22-23 साल से काम किया मैंने। तो आपके अंदर आत्मविश्वास आता है जब आप सीख के आते हैं, बिना सीखे ग्लैमर में आएंगे कि आप खाली डायलॉग थोड़े बोलना होता है, संवाद जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट का सब टेक्स्ट क्या है, सिचुएशन क्या है, किस परिस्थिति में हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, जब तक आप स्वयं इसकी विवेचना नहीं करेंगे आपकी संवाद अदायगी में वो बात ही नहीं आएगी। तो मैं आपके अभिप्राय को समझ के मैंने ये एक्सप्लेन किया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने की कि और अनुभव से ही आत्मविश्वास आएगा और आत्मविश्वास ही अभिव्यक्त होता है अभिनय में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि अगर आप में उस तरह की कुवत नहीं है, आपने कुछ सीखा समझा नहीं है, तो ऐसे ग्लैमर में आके तो आप ऐसे ही इधर के उधर ही भगाए जाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात हो रही है। करण जी, इतना लंबा एक वक्फा आपने तय कर लिया, एक यात्रा, एक अच्छा पड़ाव जीवन का आ चुका है और बहुत अलग अलग अभिनय किए, तमाम चरित्रों से गुजरे, लेकिन अब भी कोई सपना है, कोई जो तड़पाता है, कभी नींद उड़ा देता है, कोई ऐसा सपना बाकी है क्या? बिल्कुल है साहब, और मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं अभी भी ये मानता हूँ कि जो मेरा बेस्ट है वो भी आना बाकी है। मैं चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं की तलाश में रहता हूँ, और जैसा कि आपने पहले बताया कि काफी कुछ पुनरावृत्ति होती है, पुराने कैरेक्टर तरह के आते हैं, मैं कई बार मना कर देता हूँ कि नहीं ऐसा मैं कर चुका हूँ, ये रहने दीजिए। तो मैं चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं की तलाश में रहता हूँ, इच्छा है कि कोई अच्छा रोल लिखे जिसमें मुझे बहुत मेहनत करनी पड़े, जो चैलेंजिंग हो, और मैं फिर लोग देखें और कहें हाँ भाई इसने मेहनत किया और खुद को साबित किया। तो वो कभी, ये भूख तो कभी शांत होगी नहीं, जिस दिन शांत हो जाएगी मैं अभिनेता ही नहीं रहूंगा, वो भूख निरंतर रहती है। बहुत बढ़िया बात। देखिए, बातों का सिलसिला इतना लंबा चलता रहा, इतनी अच्छी मतलब संवेदनशील बातें हो रही हैं, बिल्कुल भावप्रवण बातें हो रही हैं, ज्ञानवर्धक बातें हो रही हैं कि समय हमारा बिल्कुल उस कगार पे आ चुका है। लेकिन एक चीज जो मैंने पहले भी सोची थी और पहले भी अपने वक्तव्य में बोला कि पिता का अंश पुत्र में, तो एक, क्योंकि इन दिनों मैं देख रहा हूँ आप कविताएं काफी लिख रहे हैं, तो एक कोई मनपसंद की कविता आप आज हम लोगों को सुनाएं। बिल्कुल सुनाऊंगा। मेरे पिताजी बहुत बड़े कवि थे, मैं उनके समक्ष कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बस सीख रहा हूँ। और ये जो जिस त्रासदी से हम सभी गुजरे हैं, उस त्रासदी में इतना समय मिल गया कि शूटिंग बंद हो गई, काम बंद हो गया, हम आप सभी घरों में बंद हो गए, कैद हो गए, तो उसमें मुझे समय दिया। तो मैं आपको बताऊं, मतलब इससे लोग प्रेरणा ले सकते हैं कि तीसरे दिन लॉकडाउन के मैं उठ के बैठ गया था, मैंने कहा मैं करूंगा क्या, मैं घर में बैठे बैठे क्या करूं। फिर मैंने विचार किया मुझे आता क्या है, तो मैंने कहा कि मुझे कुछ लिखना आता है, तो मैंने कुछ कविताएं लिखनी शुरू की। वो सिलसिला उससे शुरू हुआ, तो काफी कुछ लिखता चला गया, लिखता चला गया, और जो भी लिखा वो आप लोगों के समझ फेसबुक के माध्यम से आ जाता है। तो जिस त्रासदी से हम गुजरे हैं विभांशु जी, उस पे मैंने सेकेंड वेव में ये रचना लिखी थी, महामारी, जिसका बहुत लोगों ने पाठ किया। मेरे सीनियर हैं राजेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने पढ़ा इसको, और विदेशों में भी काफी जगह पे इसका पाठ हुआ है। तो मैं ये रचना आपके दर्शकों को समर्पित करना चाहूंगा, और ईश्वर से कामना करता हूं कि हम लोग पुनः इस महामारी में ना फंसें और इस त्रासदी से बाहर आए। आज की स्थिति अच्छी है, भगवान करे इससे भी और अच्छी स्थिति में हम जाए। तो प्रस्तुत है रचना महामारी।
महामारी के किस्से बुजुर्गों, दादियों और नानियों से सुना करते थे। महामारी के किस्से बुजुर्गों, दादियों और नानियों से। पर कोई महामारी मुई वुहान वाली यूं सामने तन के खड़ी हो जाएगी, यूं जिंदगी से टकराएगी, कभी सोचा न था। हमें ऐसे डराएगी, कभी सोचा न था। जिंदगी यूं ठहर जाएगी, कभी सोचा न था। खौफ का ऐसा मंजर कि तसव्वुर ना किया होगा कभी भी किसी ने, रोज हर लम्हा कोई अपना गुजर जाता है। रोज हर लम्हा कोई अपना गुजर जाता है, छोड़ जाता है साथ अपनों का, रुला जाता है हमेशा के लिए। छोड़ जाता है साथ अपनों का, रुला जाता है हमेशा के लिए। जिसकी बातें कभी हंसाती थी, उसकी खबरें अभी रुलाती हैं। खता कोई तो हुई है हमसे, मुंह दिखाने के भी काबिल ना रहे। ओढ़े रहते हैं एक छोटा सा नकाब चेहरा ढकने के लिए। ऐसा कैसे हो गया और कैसे हो गया ऐसा, ये एक बड़ा सवाल है। आज हालात हुए हैं ऐसे कि जिंदगी खुद सवाल बन गई है। घरों में बंद है इंसान या दाखिल है अस्पतालों में। ईश्वर, खुदा, वाहेगुरु, यीशु, सबने दरवाजे बंद कर दिए हैं मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों के। और नमूदार हो गए हैं, प्रकट हो गए हैं अस्पतालों में पीपीई किट पहन डॉक्टरों, नर्सों के रूप में। नाम अलग अलग हैं उनके, पर दिखते एक जैसे हैं जैसे परमात्मा एक ही तो है, किसी भी नाम से पुकार लो। कहते हैं कि सुनता है। दवा कोई नहीं है, बस दुआओं का सहारा है। सुना है दुआओं में, प्रार्थनाओं में असर होता है। वहां देर है, अंधेर नहीं। सुहाना वक्त नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। मरेगा ये कोरोना भी मरेगा। हौसला रखना है, हिम्मत रखना है, पाबंदियों में रहना है, एकजुट लड़ना है। विजय तो निश्चित है। रात कितनी भी भयावह हो, घनी काली हो, सुबह तो होती है। सुबह होनी है, सुबह तो होगी। धन्यवाद। बहुत अच्छे। तो बहुत अच्छी बातें हुई, बहुत अच्छी कविता आपसे सुनी। आप ऐसे ही कविता रचते रहें, ऐसे ही अभिनय करते रहें, ऐसे ही बुलंदियों पर आगे बढ़ते रहें, और जो सपना अधूरा रह गया वो भी आपका पूरा हो, यही हमारी मतलब आपके लिए दुआ है, प्रार्थना है। बहुत बहुत आनंद आया। धन्यवाद शैलेंद्र जी। समय कम रहा, बहुत से सवाल अधूरे रह गए, लेकिन फिर कभी ईश्वर मौका देगा। मैं कह रहा हूँ इतने सम्मानित पटल पे, भारतेंदु हरिश्चंद्र नाट्य अकेडमी के पटल पे मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ और आप सभी को प्रणाम करता हूँ।